Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Dear students of class 10th, we are here with your new chapter that is heredity and evolution. चैप्टर 8 को हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए. क्लास 10th के बच्चों तैयार हो आप सब? चैप्टर का नाम है हेरिडिटी और इसके साथ साथ एक पार्ट और आता था इसके अंदर दैट इज इवोल्यूशन. बट जो इवोल्यूशन है हमारा वो सीबीएसई ने हटा दिया है, तो अभी हमें सिर्फ डिस्कस करना है दैट इज हेरिडिटी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. करें शुरू. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डील करते हैं क्या, कैसे पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ आते हैं, प्रोजेनी के अंदर आते हैं. तो डेफिनेशन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बनेगी हेरिडिटी की? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. पेरेंट्स से प्रोजेनी तक किस तरीके से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी. राइट. इसी को हम इनहेरिटेंस का नाम भी देते हैं. किसका नाम देते हैं? इनहेरिटेंस. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस या फिर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. राइट. लाइफ साइंस की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर ही यानी टर्म के अंदर ही उसका मीनिंग छिपा हुआ होता है. ठीक है. तो हमने चैप्टर का मीनिंग यहाँ पे समझ लिया है. किसके बारे में डील अप करेंगे हम? कैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी के अंदर जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है, वही हमें डिस्कस करना है. ओके. ये लाइन टू लाइन सीरीज है. ठीक है. जिसके अंदर हम डील करेंगे पूरी एनसीईआरटी को एक एक लाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या मीनिंग है, जिससे हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो सके. ओके. तो करते हैं स्टार्ट. ठीक है जी. फर्स्ट लाइन में क्या बोला हुआ है देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, पिछले चैप्टर में हमने डील किया था रिप्रोडक्शन के बारे में. अब रिप्रोडक्शन बच्चे हमें बताएंगे, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. उस एबिलिटी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन. गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर. देखो बच्चे, जब हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, किसकी बात की थी? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई उसको हमने क्या नाम दिया? क्लोन. और क्लोन क्या थी? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स थे. ठीक है. बट जैसे ही हमने क्या किया, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, तो उसमें जो प्रोजेनी देखी वो क्या थी? समवट डिफरेंट थी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, बट नॉट एग्जैक्टली सेम. ठीक है. बट सबटली डिफरेंट. वी हैव डिस्कस्ड हाउ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखो, वेरिएशन आती है सेक्सुअल के अंदर तो आती ही आती है. ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ ए सेक्सुअल में कैसे आती है? तो उसका मेन रीजन क्या होता है? म्यूटेशन. सडन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी म्यूटेशन आती है. एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आगे ना वही बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा आती है. इफ़ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ प्लांट. अगर हम एक शुगर केन फील्ड को देखेंगे तो उसमें वेरिएशन बहुत ही कम मिलेगी. बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स which reproduce sexually quite distinct variations are visible among different individuals. देखो, एक तो हमने प्लांट के बारे में देखा. ठीक है. कौन सा प्लांट देखा? शुगर केन का प्लांट देखा. ठीक है. उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम मिली. ठीक है. बट इन केस ऑफ जैसे ही हमने कोई एनिमल को देखा, ठीक है, उस एनिमल के अंदर जब हम क्या कर रहे थे, डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसका नंबर ज़्यादा मिला एज कम्पेयर टू द प्लांट्स. एज कम्पेयर टू द प्लांट्स. वो ऐसा क्यों मिला? वो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म था, कैसे वेरिएशंस आई, बनी कैसे, इनहेरिट कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर. इन दिस चैप्टर we will be studying the mechanism by variations which variation are created and inherited. इसके अंदर हम यही डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्या कि कैसे वेरिएशंस आई. ठीक है. और कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है. राइट.
मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे एक जो वेरिएशन आई, जो चेंज आया, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आगे गया, राइट। यही हमें इस चैप्टर के अंदर डेवलप करना है। समझ आया सबको? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेरिडिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी इज सिंपली द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम, कहां से, पेरेंट्स से, और कहां तक, प्रोजेनी तक। पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, कैरेक्टर्स का, उसको हमने क्या बोला, हेरिडिटी, और उसी को हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन डिग्री ऑफ चेंज, क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन दोज कैरेक्टर्स, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी कितना डिफर कर रही है, वो क्या है, वेरिएशन। और हेरिडिटी प्लस वेरिएशन वो दोनों मिलके क्या बनाती हैं, जेनेटिक्स। क्या बनाती हैं, जेनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, देखो अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगी, अगर यहां हम लिखें जेनेटिक्स, राइट, और जेनेटिक्स के सामने मैं ये लिख दूं हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां से एक नई टर्मिनोलॉजी आई, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब जो हेरिडिटी के साथ भी डील कर रही है और किसके साथ भी डील कर रही है, वेरिएशन के साथ भी डील कर रही है। उस ब्रांच को हमने क्या बोला बच्चे, जेनेटिक्स। कई बार बच्चों के दिमाग के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है, स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स, बट नहीं, जेनेटिक्स में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, सिर्फ हेरिडिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कितनी वेरिएशन आई है उसको भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन के सम को हम किसके अगेंस्ट रखेंगे बच्चे, जेनेटिक्स के अंदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है, कैसे वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है किसके अंदर, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर बच्चे, रिप्रोडक्शन के अंदर। ओके, करें स्टार्ट, देखिए फिर accumulation of variation during reproduction. Inheritance from previous generation provides a both a common basic design and subtle changes in it for the next generation. देखो इनहेरिटेंस की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, इनहेरिटेंस की वजह से क्या होगा, जो पिछली जनरेशन है उसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, उसकी वजह से जो बॉडी का बेसिक डिजाइन है वो सेम रहेगा और उसके अंदर माइनर से चेंजेस आ जाएंगे। वही चेंजेस क्या है बच्चे, वेरिएशन है। वही चेंजेस क्या है, वेरिएशन है। देखो ये हमारा पेरेंट था, ठीक है, ये पेरेंट के दो क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब ए ऑफस्प्रिंग के अंदर देखो रेड कलर विजिबल हुआ, बट जो बेसिक डिजाइन है वो क्या बचे, सिमिलर है। यहाँ पे देखो बॉटम की साइड पे क्या हुआ, ग्रीन कलर ऑब्जर्व हुआ, बट जो बेसिक डिजाइन क्या है, सेम है। जो ये चेंजेस आए बच्चे, इन्हीं को हमने क्या बोला, वेरिएशन। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसको हम मान लेते हैं पेरेंट, ठीक है, ये प्रोजेनी। अब ये देखो ये पेरेंट अब ग्रैंड पेरेंट बन गया है, क्या बन गया है, ग्रैंड पेरेंट, और ये किसका काम कर रहा है, पेरेंट का। अब ये क्या होगी, प्रोजेनी। अब देखो रेड तो था ही था, रेड कैरेक्टर यहाँ पे भी विजिबल हुआ, रेड यहाँ पे भी हुआ। अब चेंजेस कहाँ है, ये देखो ये व्हाइट आ गया है, व्हाइट, और ये क्या आ गया बच्चे, ये डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे ग्रीन कलर दोनों के अंदर ऑब्जर्व है, बेसिक बॉडी डिजाइन सबका सेम है, बट चेंजेस आ गए हैं। यहाँ जो मेन कलर है वो क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, राइट। तो ये वेरिएशन है, एक्चुअल में यही वेरिएशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं बाय जनरेशन टू जनरेशन, इसी को हमने क्या बोला है, वेरिएशन। समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, मूव करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। क्या होगा, देखो जी, पहली बार में चेंजेस आए, वो प्रोजेनी में पास ऑन हुए, जब वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेगी तो सेकंड जनरेशन में भी क्या होंगे, डिफरेंसेस इनहेरिट होंगे फर्स्ट जनरेशन से, और उसके साथ साथ नए डिफरेंसेस भी आएंगे, राइट। यही चीजें हैं। ओके, अब ये इन्होंने एग्जांपल दिया है फिगर 8.1 का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फिगर 8.1, जिसमें क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस, अलग अलग जनरेशन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर देखो बच्चे टॉप में क्या था, दो इंडिविजुअल्स थे, उनका बेसिक बॉडी डिजाइन सेम था, बट माइनर से डिफरेंसेस थे। जैसे जैसे ये नई जनरेशन आगे बढ़ी
तो उसके अंदर क्या हो गया बच्चे, बॉटम की रो में चेंज आया, वो आगे की आगे वो यूनिक डिफरेंसेस आगे के आगे क्या होते रहे, इनहेरिट होते रहे, कहाँ से, पेरेंट्स से, राइट। Figure 8.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides, then the resultant two bacteria divide again. अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो दो बैक्टीरिया बनेंगे, दो से फिर चार बनेंगे, ठीक है। अगर उनके पास छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हैं इनएक्यूरेसी की वजह से या डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में चेंजेस की वजह से, तो भी वो जनरेशन क्या करेगी बच्चे, वेरिएशन को शो करेगी। बट इफ in case of sexual reproduction involved, greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rule of inheritance. जब हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे जो डाइवर्सिटी है, जो चेंज है, जो वेरिएशन है, वो क्या होगा बच्चे, वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है सबको, ठीक है। देखो हमने एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसमें हमने किया क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या है, बेसिकली चेंज है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, बेसिकली किसका बच्चे, पेरेंट से प्रोजेनी का। वेरिएशन क्या है, चेंज है, कहाँ से, पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, उसको हमने वेरिएशन बोला। हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जेनेटिक्स बना रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। Do all these variations in species have equal chances of surviving in environment in which they find themselves? क्या ये जो वेरिएशन की रेट है, सर्वाइवल रेट सबके अंदर सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट के फेवरेबल है, जो क्या है इन्वायरमेंट के फेवरेबल, वो तो क्या होगी, अडेप्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी, ठीक है जी। बट जो एनवायरनमेंट के फेवरेबल नहीं है, जो एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एडवांटेजेस हैं उसकी, ठीक है। देखिए कैसे, बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड विद हीट। बैक्टीरिया के अंदर टेंडेंसी है कि वो बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, हीट वेव में सर्वाइव कर सकता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। Selection of variants by environmental factors forms the basis of evolutionary processes, as we will discuss in later sections. देखो बच्चे, जैसे ही environment में change हुआ, वो environmental factor body का part बन गया और उसकी वजह से क्या हुआ, evolution हुआ, ठीक है। और evolution के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, right? अब questions दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, if a trait A exists in the 10% of population in an asexually reproducing species and trait B exists in 60% of same population, which trait have arisen earlier? 60% वाली क्या होगी बच्चे, ट्रेट बी जो होगी वो पहले आई होगी, तभी तो उसका क्या है बच्चे, मार्जिन ज़्यादा है। इसके बारे में तो ईजी सा था, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ाती है, देखो मान के चलो कोई इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस की, ठीक है, और वो वेरिएशंस क्या है, वो फेवरेबल है इन्वायरमेंट के लिए। अब फेवरेबल है तो उस इन्वायरमेंट को हम विदस्टैंड कर सकते हैं। लाइक पीछे हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया हीट के अंदर सर्वाइव कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी सेल वॉल इस तरीके से डिजाइंड होती है। क्लियर है इतनी बात, ईजी था, ओके। तो जो फर्स्ट टॉपिक था जिसके अंदर हमने कैसे वेरिएशन एक्यूमुलेट होगी, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अभी जो सेकंड टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो हेरिडिटी के बारे में ही है। जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, पीछे हमने जो रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड फिनोमिनास थे उनको हमने डील किया है, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी में, देखो भाई, the most common outcome of reproductive process still remains the generation of individuals of similar design। देखो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का जो मेन पर्पज है वो सिमिलर डिजाइन की वजह से आ गया, ठीक है। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। जो रूल्स ऑफ हेरिडिटी हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ वहाँ पे रहेगी। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अब सबसे पहली चीज हमें यही बताओ, इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अभी हमने पढ़ा था, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी।
हेरिडिटी को ही हमने क्या बोला है, इनहेरिटेंस बोला है। क्या बोला है, इनहेरिटेंस। समझ आई इतनी बात, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज, दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं। कितने टाइप के ट्रेट्स होते हैं, अब दो चीजें हैं, एक होता है कैरेक्टर, क्या होता है, कैरेक्टर, और दूसरा क्या होता है, ट्रेट। एक सेकेंड देखिए, एक क्या होता है कैरेक्टर और एक होता है ट्रेट, ठीक है। जो अल्टरनेटिव फॉर्म है कैरेक्टर्स की, उन्हीं को हमने क्या बोला है, ट्रेट। जैसे हाइट ऑफ प्लांट, जो हाइट ऑफ प्लांट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हाइट क्या हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, और हाइट क्या हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, राइट। टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये दोनों क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेट को, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंस, लाइफ में कब ओरिजिनेट हुए वो ट्रेट, बाय पेरेंट्स हमें मिले या फिर बॉडी ने एक्वायर किए, उसके बेसिस पे ट्रेट्स को फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक ट्रेट जो होगा वो इनहेरिटेड होगा, ठीक है जी, और एक ट्रेट जो होगा वो एक्वायर्ड होगा। एक क्या होगा, एक्वायर्ड, राइट। तो जो सबसे पहले ट्रेट जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है, इनहेरिटेड ट्रेट। वो कौन सा है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब नाम इंडिकेट कर रहा है इनहेरिटेड ट्रेट। what do exactly we means similarities and differences? We know that a child bear all the basic features of human being, however it does not look exactly like its parents, and human population show a great deal of variation। देखो सिमिलरिटीज क्या है, बेसिक सिमिलर डिजाइन, और डिफरेंसेस क्या है, उन डिजाइन के अंदर, पैटर्न के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे एक चाइल्ड के अंदर बेसिक फीचर्स तो सारे वही हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ठीक है। बट उसका जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक डिजाइन सेम है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यूज हैं वो ना तो एग्जैक्टली उसकी मम्मी से मिल रहे हैं, ना उसके पापा से मिल रहे हैं, राइट। ना उसकी टोटल पॉपुलेशन से वो चीजें डिफर हैं, बेसिकली इससे क्या है, डिफर है, राइट। वो जो चेंजेस हैं उन्हीं को हमने क्या बोला है, वेरिएशन। उन्हीं को हमने क्या बोला है, वेरिएशन। अभी एक एक्टिविटी दी हुई है, ऑब्जर्व द ईयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब। देखो बच्चे, ये क्या है, ईयर लोब है, ठीक है। कुछ के क्या होंगे, अटैच्ड होंगे बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, और कुछ के क्या होंगे, यहां से अलग होंगे। तो दो कंडीशन आ गई ना, एक के पास तो क्या है, अटैच्ड ईयर लोब, और दूसरे में क्या है, फ्री ईयर लोब, राइट। अब हो सकता है पेरेंट तो एक अटैच्ड वाला और एक फ्री वाला हो, तो एग्जैक्टली सेम तो दोनों में से कौन सा भी नहीं हुआ ना बच्चे। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच, find out about the earlobes of parents of each student in the class, correlate the earlobe type of each student with that of parents, based on this evidence suggest a possible rule of inheritance of earlobe types। देखो बच्चे क्या हुआ, हमने एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमें यही फाइंड आउट करना है, क्या, अटैच्ड ईयर लोब वाले कितने हैं, फ्री ईयर लोब वाले कितने हैं। अब फ्री ईयर लोब के पेरेंट्स, जो बच्चे जिनके फ्री ईयर लोब्स थे, उनके पेरेंट्स क्या फ्री ईयर लोब वाले थे, अगर थे तो कितने थे, ठीक है। क्या दोनों पेरेंट्स थे या सिर्फ एक पेरेंट था, यानी मदर थे या फादर थे, ठीक है। या फिर अटैच्ड में कितनों के अटैच थे, कितनों के फ्री थे, क्या सबके सेम थे, नहीं। ये जो रेशियो होगा बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा, और यहाँ से हम क्या बताएंगे, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है जी। और रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताने से पहले हमें एक साइंटिस्ट है, दैट इज ग्रेगर जोन मेंडल, किसके बारे में पता होना चाहिए, जी जे मेंडल। कौन थे जी जे मेंडल, जी जे मेंडल वॉज द ग्रेट जेनेटिसिस्ट, ठीक है, ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे। और उन्होंने क्या किया बच्चे, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था, राइट। और
वो क्या थे बच्चे, बेसिकली एक फिजिशियन थे और उनको बहुत अच्छी स्टैट्स की नॉलेज थी, और उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर किसका यूज किया था, मैथ्स का यूज किया था। जो उनके टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको बेसिकली मैड बोला था, पागल बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वो उन्होंने पहली बार बायोलॉजी के अंदर किसको घुसा दिया था भाई, मैथ्स को, और बायोलॉजी वाले बच्चों को तो मैथ्स पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए उनको बेसिकली उनके जो स्टैटिकल एनालिसिस था उनको वो उस टाइम पे समझ नहीं पाए थे। और नीचे शायद दिया हुआ भी हो मेंडल के बारे में, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है मेंडल के बारे में। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बेसिकली ये स्टेबलाइज नहीं हुआ है अभी शायद, वेट फॉर ए सेकेंड। आ गया। इज इट एबल टू सी एवरीवन? सबको दिख रहा है ये? चलो चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हाँ सबको दिख रहा है। चलो, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम जी जे मेंडल भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और ये कौन थे मेंडल? ये थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया बच्चों? क्योंकि सबसे पहले देखिए, टर्म जेनेटिक्स जो थी, वो जो टर्म दी गई थी वो बेटेसन नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? बेटेसन, ठीक है, उन्होंने दी थी। बट रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो दिए थे वो किसने दिए? मेंडल ने। मेंडल वॉज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में साइंस और मैथ्स के बारे में उन्होंने स्टडी को किया। फेलियर in the examination for a teaching certificate did not express his zeal for scientific quest। बेसिकली वो एक फेलियर थे, बट उन्होंने जो साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक क्योरीज थी, वो अपनी दबाई नहीं और उनके ऊपर काम किया। वो मोनेस्ट्री में दोबारा गए और उन्होंने किसके ऊपर काम किया बच्चे? पी के ऊपर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके ऊपर उन्होंने काम किया था, तो किसके ऊपर काम किया था? पी के ऊपर। और पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सेटाइवम। जब हम पी का साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो कितने कैरेक्टर्स के ऊपर उसने काम किया? 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया। कितने कैरेक्टर के ऊपर काम किया उसे? 7 कैरेक्टर के ऊपर। और उसमें कितने ट्रेड थे? 14 ट्रेड्स थे। कितने ट्रेड्स थे? 14 ट्रेड्स, ठीक है जी। कितने कैरेक्टर के ऊपर काम किया? यस, कितने कैरेक्टर के ऊपर काम किया? 7 कैरेक्टर के ऊपर। कितने ट्रेड्स थे? 14 ट्रेड्स थे। कितने ट्रेड्स थे? 14 ट्रेड्स। पी का साइंटिफिक नेम पाइजम सेटाइवम। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। ट्रेड्स कितने? 14 ट्रेड्स। कितने साल काम किया? 7 ईयर्स काम किया। कितने साल काम किया? 7 साल काम किया। और इसीलिए मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है जी। मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस of traits in peas and other organism earlier, but Mendel blended his knowledge of science। देखो बच्चे, उन्होंने साइंस की नॉलेज के साथ साथ किसको मिक्स कर दिया? एंड मैथमेटिक्स। and was first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation। this helped him to arrive at the laws of inheritance। उन्होंने मैथ्स का यूज किया, ठीक है, और इसीलिए उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था। किसके द्वारा? उनके साथ में जो पैरेलल के साइंटिस्ट थे उन्होंने, कि उन्होंने मैथ्स का यूज़ किया, इसलिए क्रिटिसिज्म से उन्हें गुजरना पड़ा। लेकिन बाद में उनके जो लॉज थे वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया गया। किसके बाद बचे? जब उनके ऊपर काम दोबारा किया गया हो। ह्यूगो डे वेरीज, वॉन टेस्मार्क के साथ साथ एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने तीनों ने मिल करके इनके रीडिस्कवरी की, मेंडल के वर्क की। और बाद में क्या किया बच्चे? मेंडल को नोबेल प्राइज दिया गया मरने के बाद, ठीक है। उसके साथ साथ उन तीनों को भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है जी। ओके, हमारे चैप्टर के तरफ मूव कर लेते हैं। चैप्टर में क्या बोला गया था, ठीक है। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। क्या ऑब्जर्व हो रहा है सबको? आई थिंक नहीं हो रहा है। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, देख लेते हैं क्या दिक्कत आई हुई है।
सबको दिख रहा है? जी नहीं, ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है अभी तक। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, आई थिंक दिस इज ऑब्जर्वेबल नाउ। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। क्या पढ़ने हमें? इनहेरिटेंस के रूल्स को पढ़ना है। किसके लिए? ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और उसमें मेंडल का क्या रोल था। The rules for inheritance such as traits in human being are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. उन्होंने एक ही बात बोली कि यहाँ पे 50% रोल जो है वो किसका बचे? फादर का, और 50% जो रोल है वो किसका बचे? मदर का। ठीक है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रेट के ऊपर मदर का भी उतना इम्पैक्ट है और फादर का भी उतना ही इम्पैक्ट है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, और इसलिए हर एक चाइल्ड में उसके दो वर्जन होने चाहिए। बट विल देन ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी, तो अब उसमें कौन सा दिखेगा? मेंडल Seabox worked out the main rules of such inheritance and is interesting to look at some of his experiment from more than a century ago. उन्होंने टाइम से पहले उस चीज़ को डिस्कस किया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की जिनको बाद में उसने डिस्कस किया किसके अंदर? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, राइट? ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। मेंडल के कंट्रीब्यूशन को हम पढ़ चुके थे, अभी हमें पढ़ना है मेंडल्स के लॉज के बारे में बेसिकली, राइट? डिस्कस कर लेते हैं। क्या हो गया भाई? ये आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हैं, होप सो ऑब्जर्व हो रहा होगा अभी आपको। ओके, मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स का यूज किया था। कितने कैरेक्टर्स का यूज किया था? 7 कैरेक्टर्स का। किसके अंदर? पी के अंदर। पी का साइंटिफिक नेम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर पी? पी का साइंटिफिक नेम क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से जल्दी बताओ। क्या ये सही लिखा है मैंने? ठीक है, अगर सही लिखा है तो वो भी बताओ। ठीक है जी। किस किस के ऊपर काम किया? राउंड सीड, रिंकल सीड के ऊपर काम किया, टॉल शॉर्ट प्लांट के ऊपर काम किया, वॉयलेट वाइट के ऊपर काम किया, राइट? उन्होंने पी प्लांट को लिया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम किया, फिर उन्होंने देखा कि प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, उससे जो प्रोजेनी हुई वो कैसी हुई, और टॉल शॉर्ट की परसेंटेज को उन्होंने काउंट किया, और वहाँ से क्या निकला? फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। इन फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन। देखो बच्चे, फर्स्ट जनरेशन में कोई मीडियम हाइट प्लांट उनको नहीं ऑब्जर्व किया, सारे प्लांट क्या मिले? टॉल मिले। सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में एक चीज़ और उन्होंने क्या ऑब्जर्व की? पेरेंटल जो ट्रेट्स हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के हैं, उनके अंदर कोई मिक्सचर नहीं ऑब्जर्व हुआ, राइट? ठीक है। बाद में उन्होंने क्या देखा? बाद में देखा, so the next question was, were tall plant in F1 generation exactly same as the tall plant of parent generation? मेंडल ने उस चीज़ को एक क्वेश्चन मेंडल के दिमाग में आया। वो क्वेश्चन क्या था कि जो ये टॉल प्लांट बने F1 जनरेशन में, क्या वो सेम है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है टॉल प्लांट्स जो पेरेंट जनरेशन में थे। बाद में मेंडल ने एक चीज़ देखी, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट्स एंड दीज F1 प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। और मेंडल ने क्या किया? जो F1 जनरेशन थी उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया। The progeny of parental plants are of course all tall. बाकी सारे जो निकले वो क्या निकले बच्चे? टॉल निकले। However the second generation, जो सेकेंड जनरेशन थी वो सारी ऑल टॉल नहीं थी, उसमें से 1/4 जो थे, मतलब अगर टोटल 4 प्लांट हैं तो उसमें से एक ही क्या निकल के आया बच्चे? शॉर्ट निकल के आया। ठीक है। This indicates that both tallness and shortness were inherited in F1 plant। और उससे क्या पता चला कि F1 में टॉलनेस कैरेक्टर भी था और शॉर्ट कैरेक्टर भी था, बट जो टॉलनेस था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, और उससे वहाँ से
मेंडल ने डिस्कवरी की किसकी बचे, फैक्टर की, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। दिस लीड मेंडल टू प्रपोज 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला कि एक फैक्टर है जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है किसको, ट्रेट्स को, कि वो हाँ रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को या नहीं करेंगे। वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, देखो बच्चे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। उन्होंने क्या लिया, बेसिकली ये 2 पेरेंट्स लिए थे, जिसको हम रिप्रेजेंट करके यहाँ आपको बना के दिखाते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये एक टॉल प्लांट था, ठीक है, उसको उसने क्रॉस करवाया किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, राइट। ये हमने गैमीट बना दिए। उसके बाद क्या किया, ड्वार्फ प्लांट था, उसके अंदर हमने क्या किया, ये गैमीट बना दिए हैं। तो क्या मैं इसको पेरेंट जनरेशन बोल सकता हूँ, इसको मैं गैमीट बोल सकता हूँ, ठीक है जी। अभी हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 2 3 4 1 3 1 4 2 3 2 4। हमेशा ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 1 3, ठीक है जी। तो क्या निकल के आई, कैपिटल टी स्मॉल टी। 1 4 क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी। 2 3 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 2 4 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप एक, ये हमारी F1 जनरेशन निकल के आई। इस F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। देखो सारे के सारे जो प्लांट थे वो कैसे निकल के आए बच्चे, ओल्ड टोल। क्या निकल के आए बच्चे, ओल्ड टोल। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 टाइप के क्या है बच्चे, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स हैं, सॉरी, ठीक है। अब जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज कैपिटल टी, उसको हमने बोला डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उसको हमने क्या बोला बच्चे, उसको क्या बोला, उसको हमने बोला रिसेसिव। अब हमने क्या किया, F2 जनरेशन बनाने के लिए हमने इसको क्या करवाया बच्चे, इसकी करवाई सेल्फिंग। अब एक रेजिनाल्ड पी फोनेट नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक स्क्वायर दिया, ठीक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता था बच्चे किसकी, क्रॉस की, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करवाना है, सेल्फिंग करवानी है। ये सेल्फिंग करवाई हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी की, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब यहाँ से इसके गैमीट बनाओ, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। सेम यहाँ पे बनेंगे, तो एक कैपिटल टी यहाँ हमने लिख दिया, एक स्मॉल टी हमने यहाँ लिख दिया, एक कैपिटल टी हमने यहाँ लिख दिया, एक स्मॉल टी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी हमेशा छोटे बाद में लिखनी है, और ये स्मॉल टी, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब 2 टाइप के रेशियोज होते हैं, 2 टाइप के रेशियोज होते हैं। कौन से, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक जो इजिली ऑब्जर्व हो रहे थे, यहाँ पे जो फिनोटिपिक थे वो क्या हुए, 1:1 1:1 जीनोटिपिक निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 1:1 मतलब जो F1 जनरेशन में है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों सेम थे। फिनोटिपिक रेशियो भी सेम था और जीनोटिपिक भी सेम था। बट इन केस ऑफ F2 जनरेशन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है बच्चे, देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये क्या है, ड्वार्फ है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आया वो क्या आया, 3:1। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टॉल को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ड्वार्फ को। जो आपको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे रेशियो निकालनी होती है वो फिनोटिपिक होती है, और जो जीन्स के बेसिस पे निकालते हो वो क्या होती है, जीनोटिपिक रेशियो। वो क्या होती है बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो। अब ये जीनोटिपिक रेशियो में देखो, एक क्या है, प्योर टोल है, 2 क्या है, हाइब्रिड टोल है, और एक क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या निकल के आई, 1:2:1। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। अब देखो इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट। देखो बच्चे यहाँ पे टॉल थे, while small t is a short plant. In other words, single copy of t is enough to make the plant tall. अगर यहाँ एक सिंगल कॉपी की वजह से ये इसको टॉल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है बच्चे, वो क्या है, डोमिनेंट है। और अगर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसको दोनों कॉपी सिमिलर चाहिए तो वो क्या है बच्चे, रिसेसिव ट्रेट है। देखो बच्चे कैसे, single copy of t is enough to make the plant tall while the both copies of small t for the plant to be short.
traits like capital T are dominant trait, while those that behave like small t are called recessive trait. जो हाइब्रिड सिचुएशन में, हाइब्रिड सिचुएशन या हिट्रोजाइगस सिचुएशन यही होती है प्यारे बच्चों, हिट्रोजाइगस सिचुएशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या है, डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? तो हमें ये पता चल गया है कि कौन यहाँ पे रिसेसिव था और कौन यहाँ पे डोमिनेंट था। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ what happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one are breed with each other? What do the progeny of all tall plant with round seeds and short plant with the wrinkled seed? देखो पहले जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, मोनो हाइब्रिड्स, मतलब एक ही कैरेक्टर ले रहे थे। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब देखो वहां पे कैरेक्टर कितने लिए थे, एक, और यहाँ पे कैरेक्टर हमें क्या लेने हैं, दो। अब हमने क्या ले लिया, एक टॉल प्लांट था, ठीक है जी, और उस टॉल प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, राउंड सीड्स, एक टॉल प्लांट जो राउंड सीड प्रोड्यूस करता था, मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, उसको क्रॉस करवाया ड्वार्फ के साथ, और जिसकी क्या थे बच्चे, रिंकल्ड सीड थे, मतलब स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, राइट। तो उसमें क्या होगा, क्या सभी टॉल राउंड होंगे या नहीं होंगे, वो हमें पढ़ना है। देखो बच्चे, ये राउंड और ग्रीन का एग्जांपल लिया हुआ है, राउंड और येलो का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे गैमीट्स बने दोनों के, एक कैपिटल आर आ गया, एक वाई आ गया, एक स्मॉल आर आ गया और एक कैपिटल वाई आ गया, और वहाँ से क्या हुआ, राउंड येलो जनरेशन प्रोड्यूस हुई। इसको हमने बोला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो रेशो निकल के आई वो सेम निकल के, अब इस F1 जनरेशन को क्या करवाया बच्चे, सेल्फ क्रॉस करवाया। क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्वेशन की, वेट, आई थिंक आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, वेट फॉर ए सेकेंड, अभी सबको दिख रहा है, हाँ देखो। अब हमने क्या किया, अब हमने एक साइड तो ले लिया मेल को और एक साइड कैरेक्टर ले लिए फीमेल के। ठीक है जी, यहाँ पे कैरेक्टर्स ले लिए 1 2 3 4, और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है जी, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने क्या देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो वो क्या निकल के आया, 9 3 3 1, और टोटल जो प्रोजेनिस प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, 16। अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 1:2 2:1, फिर 1:2 4:2 एंड 1:2 देखो काउंट करो, 1 2 3 4 6 10 12 13 15 एंड 16। तो ये हमारा रेशियो निकल के आएगा जीनोटिपिक रेशियो। ये हमारा एग्जांपल है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। पीछे जो हमने पढ़ा था वो किसका है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ मूविंग टू द चैप्टर। ओके, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। What happens when pea plant showing two different characteristics rather than just one? देखो बच्चे, दोनों यानी डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दोनों को क्या कर दिया जाए साथ में, हम बात करें टॉल प्लांट है कोई, ठीक है, और उसको राउंड सीड्स के साथ, उसको क्या कर लिया जाए, राउंड सीड्स के साथ क्रॉस करवाएंगे, टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स, और दूसरा शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड, उसको क्या कर दिया जाए बच्चे, प्रोड्यूस किया जाए, तो वो सारे क्या टॉल और राउंड होंगे। ठीक है, तो टॉल और राउंड बेसिकली क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। बट जब F1 जनरेशन को क्या करवा दिया जाए बच्चे, सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया, तो वहां से क्या देखा गया, टॉल राउंड के भी निकले, ठीक है, रिंकल्ड भी निकले, ठीक है, टॉल रिंकल्ड। उसके अलावा बच्चे क्या हुआ, उसके अलावा टोल तो हो गए क्लियर, ड्वार्फ राउंड भी निकले और ड्वार्फ रिंकल्ड भी निकले। ठीक है जी, रिंकल्ड सीड्स थे और वो शॉर्ट भी थे, टॉल और राउंड थे। यू सी एज
how new combinations of traits are formed in F2 generation when the factor of controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to formation of F2 offspring. Thus tall and short trait and round and wrinkled trait are independently inherited. देखो बच्चे, पहला जो लो था, 3 लो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किए, किसने बच्चे? मेंडल ने। जो फर्स्ट लो था वो टोटली बेस्ड था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको बोला गया, क्या बोला गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्या बोलता है, हेटेरोजाइगस सिचुएशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। सेकंड जो लॉ आया वो लॉ सेग्रीगेशन है, जो यूनिवर्सल लॉ है बच्चे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है, जो क्या बोलता है? जो ये बोलता है कि हर एक कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट कर लेगा, अपने आप के साथ ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, गैमेट के टाइम पे ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, अपने आप से अलग बिहेवियर शो करेगा। तीसरा जो लो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, ये दोनों किसके ऊपर बेस्ड थे? मोनो के ऊपर। और अभी जो थर्ड है वो डाई हाइब्रिड के ऊपर। देखो यही बात बताई, टॉल एंड शॉर्ट जो कैरेक्टर है वो राउंड रिंकल्ड ट्रेट से इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेट करेंगे, मतलब जो पहला कैरेक्टर है वो दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, तीनों की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड था? डाई हाइब्रिड के ऊपर। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके ऊपर बेस्ड था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ठीक है जी, मोनो हाइब्रिड के ऊपर, डाई हाइब्रिड के ऊपर, दोनों का क्लियर हो गया है। अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, उसके लिए जो कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स का नाम देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीन्स। ठीक है, जिनको मेंडल ने क्या नाम दिया था? मेंडल ने उनको फैक्टर्स का नाम दिया था। क्लियर है इतनी बात? ओके, जीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क्स? सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पे? डीएनए में। A section of DNA that provides information for one protein is called gene. तो जीन की क्या डेफिनेशन है बच्चे? A segment of DNA that encodes protein is known as genes. How do proteins control characteristics that we are discussing here? Let us discuss an example of tallness as a characteristic. Tallness का हमने example ले लिया है. We know that the plant have hormones that trigger growth. Plant के पास क्या होते हैं? Hormones होते हैं. Plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone. तो plant hormone की जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी प्लांट की हाइट। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। कितनी एफिशिएंसी है, कितना प्रोसेस हो रहा है, वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होगा बच्चे। इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल प्रोड्यूस। अगर एंजाइम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो हमारा प्लांट है वो क्या हो जाएगा बच्चे? टोल हो जाएगा। अगर वही एंजाइम एफिशिएंट नहीं है, उतना काम नहीं करेगा, तो हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा बच्चे, और हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ तो हाइट क्या रह जाएगी बच्चे? शॉर्ट रह जाएगी। और इस तरीके से जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है। नाउ इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, then both parent must contributing equally to the DNA of progeny during sexual reproduction. अगर हमने मेंडल्स की बातों को सच माना जाए तो क्या होगा? 50% मेल के कैरेक्टर और 50% किसके हैं? फीमेल के कैरेक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन प्रीवियस चैप्टर। इफ बोथ पेरेंट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ प्रोजेनी, बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ सेम जीन। तो उनके पास सेम जीन भी होना चाहिए बच्चे। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। तो इसका मतलब ये था कि प्लांट्स के पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, एक वहां से आया और उन दोनों से मिलकर के पूरा एक जीन सेट बना। ठीक है बच्चे, और इसी को हमने मियोसिस के अंदर पढ़ा था। ठीक है, जब हम गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो स्पर्म और ओवा मिलकर के क्या बना रहे थे? गैमीट्स बना रहे थे। ठीक है, स्पर्म और ओवा मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस के थ्रू बन रहे थे। ठीक है, oogenesis के थ्रू बन रहे थे, मियोसिस के थ्रू बन रहे थे, और वहां से क्या हो रहा था बच्चे? वो मियोसिस का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, हाउ डू जर्म सेल्स मेक सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम नॉर्मल टू कॉपीज? उनसे क्या होगा बच्चे? एक सिंगल जीन आएगा, एक दूसरे से आएगा,
और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चे, एक कंप्लीट जीन बना लेंगे, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली होंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच set is present not as a single long thread of DNA but as a separate independent pieces each called a chromosome. क्रोमोसोम के फॉर्म में वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और वही क्रोमोसोम्स आगे फिर क्या करते हैं, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. होप सो ये क्लियर हो रहा होगा आपको. Thus each cell have 2 copies of each chromosome, one from male, आगे ना वही बात बचे, और दूसरी कहाँ से बचे, फीमेल से. Every germ cell take one chromosome from each pair, may either from maternal or paternal. देखो बच्चे, एक मम्मी से एक पापा से, और वहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे. देखो बच्चे 23 कहाँ से आए, मदर से, 23 कहाँ से आए, पापा से. ठीक है, टोटल मिलके क्या हो गए 46. तो जाइगोट में जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा बच्चे, 46, और वहाँ से क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. और इस तरीके से मियोसिस के थ्रू क्या होता है, मियोसिस के थ्रू क्या होता है, स्टेबिलिटी बन जाती है किसके अंदर बचे, नए इंडिविजुअल के अंदर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बचे, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो वहां पे भी वर्क करेगा, ठीक है, बट वहां पे क्या होगी बचे, माइटोसिस. वहां पे क्या होगी, माइटोसिस. सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे, दैट इज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. कैसे हम डिटरमाइन करेंगे किसके अंदर, मेल आएगा या फीमेल आएगा, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं. करें शुरू. सेक्स डिटर्मिनेशन. एक्साइटेड हैं आप लोग? यस. क्लास बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं. अभी तो लास्ट 10 मिनट है हमारे, जो जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. होप सो मजा आ रहा होगा आपको इसके अंदर, ठीक है. और ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है और काफी इजी है बच्चे, ठीक है. सीबीएसई के अंदर काफी क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस किए जाते हैं. ओके, now moving to the last topic, that is sex determination. देखो, we have discussed the idea of two sexes participating in the sexual reproduction. पिछले चैप्टर में हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो क्या थी कि दो सेक्सेस का इंटरफेरेंस होता है, पार्टिसिपेशन होता है बच्चे, किसके लिए बच्चे, रिप्रोडक्शन के अंदर. कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड. अब कैसे पता चलेगा कि जो बेबी बन रहा है वो मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है. डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. सम रिले एंटायरली ऑन द एनवायरमेंटल क्यूज. जो बेसिकली रेप्टाइल्स होते हैं बच्चे, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. उनके जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो किस टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे बच्चे, मेल होगा या फीमेल होगा. स्नेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली बच्चे, वो अपने सेक्स को ही चेंज कर सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं, सेक्स को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. तो उनका सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जाता. बट ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है बच्चे, जो सेक्स है इंडिविजुअल्स का वो जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है. बेसिकली जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, ठीक है जी. अब वो कैसे होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस में. देखो बच्चे, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड. मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपीज एंड वी हैव 22 सच पेयर्स. देखो बच्चे, क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 होते हैं. 23 में से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर क्या होता है बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम का होता है. ये ऑटोसोम्स हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये एक सेक्स क्रोमोसोम है बच्चे. अब इस 22 पे XY होता है बच्चे मेल के अंदर, और XX होता है फीमेल के अंदर, ठीक है. अब यहाँ से अगर X जाता है तो, और यहाँ से तो X आना ही है बच्चे, तो क्या जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल बनेगा हमेशा बच्चे. और अगर यहाँ से Y जाता है और फीमेल से X आता है, देखो बच्चे, सॉरी, X और X मिलके क्या बनाता है बच्चे, फीमेल बनाता है, ठीक है. और X और Y मिल करके क्या बनाता है बच्चे, मेल बनाता है, ठीक है जी. जो XY था, मतलब जो फादर है बच्चे, वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर. देखो कैसे, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड बट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपीज एंड वी हैव 22 सच पेयर्स. बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट odd in not always being a perfect pair. बेसिकली क्या होगा बच्चे, जो सेक्स
क्रोमोसोम है वो डिफर करता है। एक्स एक्स होता है किसके अंदर बच्चे, फीमेल के अंदर, एक्स वाई होता है मेल के अंदर। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो मदर से आएगा ही आएगा, ठीक है। जो फादर है वो डिसाइडर का काम करेगा, वहां से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, वाई आएगा तो मतलब बॉय होगा और एक्स आएगा तो गर्ल होगी। इस तरीके से क्या होता है बच्चे, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर, बेसिकली किसके अंदर, जाइगोट का हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं या बेबी का हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि वो आगे जाके मेल बनेगा या आगे जाके फीमेल बनेगा, वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात। ये चैप्टर था बच्चे जिसके अंदर हमने बेसिकली चीज़ों को पढ़ा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड है। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। तीसरा ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड है। और चौथा क्या बच्चे, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, क्या सीखा हमने, देखो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। वेरिएशंस अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। ये क्या करते हैं, सर्वाइवल रेट को बढ़ाती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें दो कॉपीज होती हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को नहीं करता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है बच्चे, ट्रेड्स क्या होते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट आउट हो जाते हैं, इनहेरिट होते हैं, किसके अंदर बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से। ह्यूमन बींग में किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बच्चे, फादर के ऊपर। एक्स बनाता है गर्ल्स के लिए और वाई बनाता है बॉयज़ के लिए। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये जो चैप्टर था इसमें हमने कम्प्लीटली एनसीईआरटी को क्या कर दिया बच्चे, कवर अप कर दिया है, लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को खोल के बता दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस को करने में तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। कंप्लीट जो बायोलॉजी सेक्शन है वो 5 चैप्टर का हम करवाएंगे इस सीरीज़ के अंदर, और अगले जो 10 से 15 दिन है उनके अंदर हम इसको कवर अप करेंगे ताकि आके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप इसको हेल्पफुली कवर अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच।